जैसे ही मैं सब कुछ छोड़कर दूसरे देश जाने वाला होता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो फेक एमनीशिया का नाटक कर रही है, फिर भी ठंडे अंदाज में मुझे वार्निंग देती है, अपना सामान पैक करो और जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। मेरा बॉयफ्रेंड कभी भी यहाँ शिफ्ट होने वाला है, अगर उसने तुम्हें यहाँ देखा तो वो जेलस हो जाएगा। मैं उसकी तरफ देखता तक बस सपाट आवाज में जवाब देता हूँ, ओके। उसे जरा भी शक नहीं होता और वो अपना ड्रामा जारी रखते हुए बोलती है, और मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक बंद करो, डेमन हर्ट हो जाएगा। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ और चुपचाप से रहला देता हूँ। मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं करता। इस बार मैं अपना नाम बदलकर विदेश पढ़ने जा रहा हूँ। अब उसके लिए मेरे अंदर जरा सा भी लगाव नहीं बचेगा। उसे ड्रामा करना पसंद है तो मैं भी आखिर तक उसका साथ दूंगा। वैसे भी वो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती है, तो फिर दोबारा कभी ना मिलना ही बेहतर। जब तक मैं नाम बदलने की पेपर वर्क खत्म करता हूँ, तब तक आसमान अंधेरा हो चुका होता है। मैं एक कैब रोकता हूँ और फोन निकालकर फ्लाइट सर्च करने लगता हूँ। नेम चेंज एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, लेकिन अप्रूवल में अभी 1 महीना लगेगा, इसलिए मैं अगले महीने की पहली तारीख के मेलबर्न के टिकट बुक कर देता हूँ और ऑफर एक्सेप्ट करने का रिप्लाई भी भेज देता हूँ। उस रात मुझे पिछले 1 महीने में पहली बार चैन की नींद आती है। अगली सुबह मैं उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और सेरीना से जुड़ी हर चीज साफ करना शुरू कर देता हूँ। उसने दिए हुए गिफ्ट्स, हमारे कपल आउटफिट्स, स्कूल डेज की लव लेटर्स, सब कुछ कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। तभी अचानक एक ग्लोबली लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार कर्ब के पास आकर रुकती है। आवाज सुनकर मैं मुड़ता हूँ और सेरीना को देखता हूँ। वो एक स्वैगरिंग आदमी के साथ आम नाम कार से उतरती है। मुझे देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। उसे बिल्कुल शर्म नहीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसकी इस फेक एमनीशिया के दौरान वो जो भी करेगी मैं आखिर में उसे माफ कर दूं। शुरू से ही सेरीना ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया था और लोगों से मेरा सारा सामान विला से बाहर फेंकवा दिया था। मुझे लगा था कि अब मैं सड़क पर आ जाऊं। तभी अचानक बगल वाले घर के ओनर ने कॉन्टैक्ट किया और कहा कि वो विदेश जा रहा है, इसलिए वो मुझे बहुत कम रेंट पर घर दे देगा। उस वक्त मुझे लगा था कि मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब समझ आता है कि वो भी सेरीना का ही सेटअप था। उसे डर था कि कहीं मैं सच में दूर न चला जाऊं, इसलिए उसने मुझे पास रखने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल की। अब पीछे मुड़कर उस 1 महीने की बेवकूफी याद करता हूँ तो बस हंसी आती है। आज वो कौन सा ड्रामा करने वाली है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुड़कर आखिरी बॉक्स भी कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। पास से गुजरते हुए सेरीना उस पर नजर डालती है, देखती है कि मैंने क्या फेंका है और उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। तुम ये सब क्यों फेंक रहे हो? मैं उसकी तरफ देखकर सपाट आवाज में कहता हूँ, तुम्हें तो एमनीशिया होना चाहिए ना, फिर तुम्हें ये सब कैसे याद है? तभी सेरीना को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है। वो तुरंत एक्सप्रेशन बदलती है और बेपरवाही से बोलती है, मैं बस पूछ रही थी, मुझे कैसे याद होगा? पास्ट तो पास्ट है और नाउ इज नाउ। अब मैं सिर्फ डेमन से प्यार करती हूँ। आखिर एक्सीडेंट के बाद सिर्फ उसी ने मेरा ख्याल रखा था। एक्सीडेंट? उसकी एमनीशिया ही फेक है, फिर ये एक्सीडेंट कैसा? मैं होठों पर हल्की मुस्कान लाकर उसके साथ खड़े आदमी को देखता हूँ। उसकी फ्लर्ट भली आंखें घमंड से भरी हुई। नया चेहरा है, पहले कभी नहीं देखा। शायद यही वो आदमी है जिसने इस दौरान सेरीना को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किया है, इसलिए वो उसे इतनी ओपनली घर लेकर आई है। अब मैं उस पर और एक शब्द भी बर्बाद नहीं करना चाहता। बस हल्का सा ग्रंट करके वापस घर के अंदर चला जाता हूँ। मुझे बिना पीछे देखे जाते हुए देखकर सेरीना की पलक हल्की सी फड़कती। वो एक आदमी को घर लाई है, क्या मुझे जेलस होकर सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए था? मैं इतना शांत क्यों हूँ? सेरीना को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो मुझे रोककर कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, बस मुझे दरवाजे के पीछे गायब होते हुए देखती रहती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। मैं हाथ का बैग नीचे रखता हूँ और दरवाजा खोलने जाता हूँ। बाहर वही आदमी खड़ा है जिसे सेरीना अभी घर लाई थी। वो हाथ हिलाकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। हाय, मैं डेमन हूँ। मैं कुछ दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर रुकने वाला हूँ। अब हम नेबर्स हैं तो कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लें? जरूरत नहीं। मैं बिना सोचे सीधे मना कर देता हूँ और जाने लगता हूँ। डेमन मेरे हाथ से फोन छीन लेता है, जल्दी से ऐप खोलकर खुद को कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेता है। मेरा चेहरा डार्क पड़ता देखकर वो ग्रिन करते हुए फोन वापस देता है और प्लेफुल टोन में बोलता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, अब तो अक्सर मिलना होगा। वैसे तुम्हारे घर में रेनकोट्स हैं जो आज खरीदे थे, सारे इस्तेमाल हो गए, कुछ उधार मिल जाएंगे? एक पल में मेरा चेहरा पीला पड़ जाता है। फोन वापस लेते वक्त मेरा हाथ हल्का कांपता है। नहीं, लेकिन डेमन रुकता नहीं। उसकी आंखों में मौकरी साफ दिख रही है। राइट, मैंने गलत इंसान से पूछ लिया। सेरीना अब तुम्हें चाहती नहीं, तुम्हारे पास वो चीजें कैसे होंगी? मुझे पता है वो जानबूझकर प्रोवोक कर रहा है, उससे और बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दरवाजा बंद करने लगता हूँ। तभी डेमन हैंडल पकड़कर अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। प्लीज, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो बस कुछ सीजनिंग्स लेने आया था। मैं सेरीना के लिए डिनर बनाना चाहता था। अगर देना नहीं था तो ठीक है, लेकिन मुझे मारने की क्या जरूरत थी? डेमन का ये अचानक ड्रामा देखकर मेरा दिल झटका खा जाता है। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि तभी सेरीना न जाने कहां से सीढ़ियां चढ़कर आती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। फिर वो मुझे ठंडी नजरों से देखते हुए गुस्से भरी आवाज में बोलती है, डेमन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इतने अनरीजनेबल क्यों? अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है, कम से कम उसके साथ थोड़ा कर्टेसी से पेश आओ। इतना कहने के बाद वो मेरे चेहरे की तरफ देखती तक नहीं और डेमन को सहारा देते हुए वहां से चली जाती है। उसके हर शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, जिससे मेरी मुट्ठियों अपने आप भीग जाती हैं। मैं उन्हें अंधेरे में गायब होते हुए देखता रहता हूँ, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ उठाकर जोर से दरवाजा बंद कर देता हूँ। सुबह सुबह नाइट स्टैंड पर रखा फोन वाइब्रेट होने लगता है। आधी नींद में मैं आदत से आंसर बटन दबा देता हूँ। अगले ही पल स्क्रीन पर हिलती हुई ऑब्सीन फुटेज दिखाई देने लगती है। मेरी नींद एक झटके में उड़ जाती है। दूसरी तरफ वाला क्या कर रहा है ये समझते ही मेरा पूरा शरीर पत्थर की तरह जम जाता है। आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत कॉल काट देता हूँ। अभी तक नींद से भरी मेरी आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक मैं खुद को घर में बंद रखता हूँ। फिर मेरे अच्छे दोस्त मार्कस की शादी का दिन आता है और तभी मैं खुद को संभाल कर बाहर निकलता हूँ। होटल पहुंचकर सेरेमनी शुरू होने से पहले मैं उसे अपना तैयार किया हुआ गिफ्ट देता हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। मैंने सेरीना को इन्विटेशन भेजा था, उसने आने के लिए हाँ कहा है। बाद में जाकर उसे ले आना और उससे बात करने की कोशिश करना, शायद उसे प्रपोजल याद आ जाए और उसकी मेमोरी वापस आ जाए। मैं कुछ पल चुप रहता हूँ, फिर से रहलाकर मुस्कान गायब होने देता हूँ। मार्कस की आंखों में चिंता चमकती है। क्या हुआ? मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ कि तभी एंट्रेंस पर सेरीना और डेमन दिखाई देते हैं। मार्कस भी मेरी नजर फॉलो करता है और दोनों को एक दूसरे से चिपका देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत उनकी तरफ बढ़ता है,
लेकिन मैं उसे पकड़कर रोक लेता हूँ। मेरी आवाज थकान से भरी होती है। छोड़ना, कुछ दिनों में सब खत्म हो जाएगा। मार्कस मेरी बात नहीं समझता। वो मुझसे और पूछने ही वाला होता है कि तभी बेस्ट मैन आ जाता है। सेरेमनी शुरू होने वाली है। काफी समझाने के बाद मैं मार्कस को स्टेज पर भेजता हूँ। हॉल में वेडिंग मार्च गूंजने लगती है। मैं गहरी सांस लेकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। सारे गेस्ट्स पहले से बैठे हुए हैं, सिर्फ सरीना के बगल वाली सीट खाली है। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद मैं जाकर वहाँ बैठ जाता हूँ। सेरेमनी के दौरान डेमन लगातार सरीना से चिपका रहता है और उससे अपने लिए खाना सर्व करवाता है। सरीना उसकी हर बात मानती है, उसके लिए वाइन डालती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। यहाँ तक कि जब वो अपनी बाइट लिया हुआ डिजर्ट उसे खिलाता है तब भी सरीना बिना हेजिटेशन के खा लेती है। उन दोनों को इतना इंटीमेट देखकर मैं स्टेज की तरफ देखने लगता हूँ। मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मैं चॉपस्टिक्स तक नहीं उठाता। तभी मार्कस की मदर जो मेरे बगल में बैठी थी मेरी प्लेट में खाना डालते हुए कहती है कि थोड़ा और खाओ। उनकी काइंडनेस मना नहीं कर पाता, इसलिए मैं एक डम्पलिंग उठा लेता हूँ। तभी सरीना उसे मेरे हाथ से छीन लेती है। मरना है क्या? इसमें सी फूड फिलिंग है, तुम्हें एलर्जी है, तुम ये नहीं खा सकते। डम्पलिंग को फ्लोर पर गिरते हुए देखकर मैं सिर उठाकर उसे गहराई से देखता हूँ। तभी सरीना को एहसास होता है कि उससे फिर गलती हो गई। वो ऑकवर्ड होकर जल्दी से बोलती है, हमारी हाउसकीपर कभी सी फूड नहीं खरीदती। मैंने उसे तुम्हारी एलर्जी के बारे में कई बार बताया है। इतना कहने के बाद वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करती। वो मुड़कर श्रिम्प उठाने लगती है। तभी डेमन उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। सरीना हाथ की चीज नीचे रखती है, उसका हाथ पकड़ती है और दोनों हॉल से बाहर चले जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ जा रहे हैं। बुके टॉस खत्म होने के बाद मैं भी उठकर रेस्ट रूम की तरफ चला जाता हूँ। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता हूँ अंदर से सजेस्टिव आवाजें सुनाई देती हैं। मैं वहीं रुक जाता हूँ और सांस रोक लेता हूँ। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद अंदर सबसे आखिरी स्टॉल से एक नरम मेल वॉइस सुनाई देती है। इतना टाइट क्यों है? वेडिंग ड्रेस में ऐसे आने की क्या जरूरत थी? फिर धीमी सी करहा के बाद हल्की हंसी सुनाई देती है। ऑफ कोर्स मुझे पसंद है। मैं सिर उठाकर ऊपर लगे साइन को देखता हूँ और अपनी हथेली में नाखून गड़ा लेता हूँ। हॉलवे में लोगों के फुटस्टेप्स लगातार गूंजते रहते हैं और रेस्टरूम फिर शांत हो जाता है। मैं आखिरी बार बंद स्टॉल की तरफ देखता हूँ, फिर मुड़कर वहाँ से चला जाता हूँ। वेडिंग खत्म होने के बाद मैं मार्कस को गुड बाय कहता हूँ और नीचे उतरता हूँ। एलिवेटर से बाहर निकलते ही वही फेमिलियर स्पोर्ट्स कार सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है। मैं उसे इग्नोर करके टैक्सी रोकने की कोशिश करता हूँ। तभी डेमन अचानक आकर मेरा हाथ पकड़ लेता है। सरीना को काम से जल्दी जाना पड़ा, इसलिए कार मेरे पास छोड़ दी। वैसे भी हम पास में रहते हैं, चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं बिना सोचे मना कर देता हूँ, लेकिन डेमन मेरी बात इग्नोर करके मुझे पैसेंजर सीट में धक्का दे देता है, डोर्स लॉक करता है और गाड़ी तेजी से भगा देता है। वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा होता है। मैं बस सीट बेल्ट बांध पाता हूँ। रास्ते भर वो स्मॉल टॉक के बहाने अपनी जीत का दिखावा करता रहता है। तुम शुरू से जानते थे ना कि सरीना फेक एमनीसिया का नाटक कर रही है, फिर तुम उसे एक्सपोज क्यों नहीं करते? मेरी आंखें एक पल को ठंडी पड़ती है, चेहरा एक्सप्रेशनलेस रहता है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। डेमन हंसता है। मतलब क्यों नहीं? मैं सरीना के साथ ओपनली खड़ा होना चाहता हूँ, उसका फियोंसे बनना चाहता हूँ। अभी शायद उसके दिमाग में ये ना हो, लेकिन तुम्हें पता है ना उसे मेरा बॉडी कितना पसंद है। ये सबीर वो मुझसे प्यार करने लगेगी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैं जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता, बस खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। मुझे रिएक्ट न करता देखकर डेमन और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और भी टॉन्ट्स मारने लगता है। मैं बस आंखें बंद कर लेता हूँ और उसे इग्नोर करता हूँ। मेरी यही इंडिफरेंस डेमन को और भड़का देती है। वो सामने वाले इंटरसेक्शन को घूरता है, दांत भींचता है और अचानक स्टीयरिंग जोर से मोड़ देता है, जिससे कार क्रैश हो जाती है। जोरदार टक्कर मुझे बेकाबू होकर आगे फेंक देती। जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ टूटे हुए ग्लास के टुकड़े सीधे मेरे चेहरे की तरफ उड़ते दिखाई देते हैं। मैं इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ। गहरा लाल खून मेरी बाह से टपकने लगता है। मेरा शरीर साइड डोर से टकराता है। सिर में तेज दर्द उठता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मैं बेहोश हो जाता। पता नहीं कितना समय बीता है, तभी मेरे कानों के पास शोर भरी आवाजें गूंजने लगती हैं। दोनों पेशेंट्स को तुरंत हैंड सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ एक सर्जन अवेलेबल। जिसे समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला उसका हाथ परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। मिस सरीना, आप किसे बचाना चाहती हैं? ये सुनते ही मैं खुद को जबरदस्ती होश में लाने की कोशिश करता हूँ। गले से मुश्किल से 2 वाक्य निकलते हैं। सरीना, मैं अभी भी पियानो बजाता हूँ, मेरे हाथों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल जो गर्म हाथ मेरी लेफ्ट हैंड पकड़े हुए था, मेरी आवाज सुनते ही अचानक छूट जाता है। मैं जैसे ही आंखें खोलता हूँ सरीना के चेहरे पर पैनिक की हल्की झलक पकड़ लेता हूँ। वो डेमन के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, पहले डेमन को बचाइए। पता नहीं मैं कितनी देर अंधेरे में डूबा रहता हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे आसपास का एहसास होने लगता है। शायद एनेस्थीसिया अभी भी असर कर रहा है। मैं आंखें नहीं खोल पा रहा, बस आसपास की आवाजें सुन सकता हूँ। 2 लोग बात कर रहे हैं। दोनों आवाजें बहुत फेमिलियर लगती हैं। सरीना, तुमने बात बहुत ज्यादा बढ़ा दी। बाद में इसे कैसे संभालोगी? ईथन के लिए उसके हाथ उसकी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमने पहले डेमन को बचाया। क्या तुम सच में उसे मारना चाहती हो? सरीना की आवाज तुरंत आती है, मैं ईथन को कैसे मारना चाहूंगी? वो बस अचानक जाग गया था। अगर मैं उसे पहले बचाने के लिए मान जाती तो फेक एमनीसिया एक्सपोज हो जाती। अभी लगभग 20 दिन बाकी है। मैं बस थोड़ा और खेलना चाहती हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरी आवाज गुस्से से बोलती है, कुछ नहीं होने दोगी? डॉक्टर की बात नहीं सुनी? 1 मिनट और होता तो ईथन का हाथ हमेशा के लिए खराब हो जाता। अगर उसे सच पता चल गया तो तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरा हाथ पकड़े हुए इंसान शायद नर्वस हो जाता है। उसकी हथेली में पसीना आने लगता है। कुछ मिनट बाद वो मेरे माथे पर किस करती है और भरोसे भरी आवाज में कहती है, उसे कुछ नहीं पता चलेगा, मैंने सब अरेंज कर दिया है। 23 दिन बाद डॉक्टर अनाउंस करेगा कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है और सब पहले जैसा हो जाए। लंबी सांस छोड़ने के बाद एक इंसान कमरे से चला जाता है। दूसरा मेरे बेड साइड पर बैठा धीरे धीरे बोलता रहता है, ईथन, हमारी शादी जल्दी होने वाली है। मैंने रिंग्स भी ऑर्डर कर दी है। जिस दिन मेरी मेमोरी वापस आएगी मैं तुम्हें वो दिखाऊं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं तुम्हें नॉर्दर्न लाइट्स दिखाने ले जाऊंगी, ठीक है? तुम्हें याद है 3 साल पहले शूटिंग स्टार देखकर तुमने क्या विश मांगी थी? जब तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं बहुत खुश हुई थी। मैं भी तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ।
धीरे धीरे एनेस्थीसिया का असर खत्म होने लगता है। अब मुझे समझ आता है कि ये लगातार बातें करने वाली इंसान मेरी फियांसे सेरीना है। ऊपर से वो मेरी बहुत केयर करती हुई लगती है। हर आधे घंटे में डॉक्टर को बुलाकर मेरा चेकअप करवाती है, मुझे धीरे धीरे पानी पिलाती है, ब्लैंकेट ठीक करती है और मेरे पूरी तरह जागने तक मेरे पास से हिलती भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं होश में आता हूँ, उसका सारा टेंडरनेस समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट जाता है। उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखकर मेरी आंखों में आयरनी चमक उठती है। मैं फोन उठाकर टाइम चेक करता हूँ, तभी पता चलता है कि मैं पूरे 3 दिन अनकॉन्शियस था। इनबॉक्स में सिर्फ एड्स और बिल्स की नोटिफिकेशंस पड़े हैं। मैं आंखें बंद करके चुपचाप दुआ करता हूँ कि नेम चेंज पेपर वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद लंबे समय तक सेरीना दिखाई नहीं देती, लेकिन डेमन रोज दर्जनों मैसेजेस भेजता रहता है, जिनमें टॉन्ट्स और उनकी रिलेशनशिप फ्लॉन्ट करने वाली फोटोज भरी होती है। मैं एक भी नहीं खोलता, चैट को म्यूट कर देता हूँ। कुछ दिनों बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता हूँ। जैसे ही एंट्रेंस तक पहुंचता हूँ, मेरी मुलाकात कॉलेज की एक सीनियर से हो जाती है, जिसने कभी स्कूल डेज में मुझे परस्यू किया था। हम थोड़ी कैजुअल बातें करते हैं। मैं कॉन्वर्सेशन एंजॉय ही कर रहा होता हूँ कि अचानक सेरीना कहीं से आती है और मुझे खींचकर अलग कर देती है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका है। वो मुझे घूरती है, आंखों में जेलसी भरी हुई। किसने कहा कि तुम उसके इतना करीब जा सकते हो? मैं उसका हाथ झटक देता हूँ और मॉकिंग आवाज में बोलता हूँ, तुम्हें तो एमनीजिया होना चाहिए ना, तुमने तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से भी मना कर दिया था। मैं किससे बात करता हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं। इतना कहकर मैं सीधे कैब रोककर वहां से चला जाता हूँ। सिरिया बस बिना कुछ बोले मुझे जाते हुए देखती रह जाती है। थोड़ा आराम करने के बाद मैं धीरे धीरे रिकवर करने लगता हूँ। फ्री टाइम में मैं विदेश जाने के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करता हूँ और समझ आता है कि खर्चा काफी बड़ा है। तभी एक पुराने क्लाइंट की तरफ से मुझे बड़ा फोटोग्राफी जॉब मिल जाता है। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं होता, इसलिए मैं काम एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन वेन्यू पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये एक बर्थडे पार्टी है और जैसे ही मैं सेरीना को डेमन के साथ आम इनाम अंदर आते देखता हूँ, मेरा शरीर फ्रीज हो जाता है। दिल में अजीब सा बैड फीलिंग उठने लगा, लेकिन डिपॉजिट पहले ही ले चुका हूँ, इसलिए उस फीलिंग को दबाकर कैमरा निकल। मुझे देखते ही डेमन तुरंत अपनी टाई ठीक करता है और बड़ी ग्रिन के साथ मेरे पास आता है, तुम्हें ट्रबल दे रहा, फोटोज लो एंगल से लेना और ब्राइटनेस थोड़ा कम रखना, जब मैं स्टेज पर जाऊँ तो जूम इन करना। उसकी एंडलेस डिमांड्स फॉलो करते हुए मैं सैकड़ों फोटोज लेता हूँ, लेकिन फिर भी डेमन सेटिस्फाइड नहीं होता। वो बार बार रीशूट करवाता है। मैं पेशेंटली 3-4 बार और फोटोज लेता हूँ। मेरी इंजर्ड रिस्ट फिर से दर्द करने लगा। डेमन फोटोज देखकर मौकरी भरे चेहरे से, ये क्या है, खुद को बड़ा फोटोग्राफर समझते हो? लगता है लोग तुम्हें जितना ग्रेट बोलते हैं तुम उतने हो नहीं। चलो पहली वाली बैच ही यूज कर लेते हैं, कम से कम उनमें कुछ फोटोज तो ठीक ठाक हैं। आसपास खड़े लोग मुंह छुपाकर हंसने लगते हैं। मैं स्क्वाटिंग की वजह से सुन्न हो चुके घुटनों को रगड़ता हूँ और धीरे से खड़ा हो जाता हूँ। डेमन और भी स्मग हो जाता है। वो सेरीना के पास जाता है, फिर मुड़कर मुझे हाथ से बुलाता है। उसकी आवाज पूरी तरह कमांडिंग होती है, इधर आ, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की कुछ कपल फोटोज लो। मेरी आंखें एक पल के लिए ठंडी पड़ जाती, फिर मैं जल्दी से खुद को संभाल लेता हूं। कैमरा उठाकर उन दोनों की तरफ एम करता हूँ और शटर दबा देता हूँ। डेमन एक के बाद एक पोजेस देता रहता है और आखिर में झुककर सेरीना को किस कर लेता है। पूरा रूम चीखों और चीयर से भर जाता है। सब लोग उन दोनों को शिप करने लगते हैं। ये चीयर सुनकर सेरीना का शरीर एक पल के लिए स्टिफ हो जाता है। वो डेमन की वेस्ट छोड़कर नर्वस होकर मेरी तरफ देखती है, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। मैं बस सिर झुकाकर कैमरा की फोटोज फ्लिप करता रहता हूँ, जैसे अभी जो हुआ उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पार्टी पूरे 4 घंटे चलती है और आखिरकार खत्म हो जाती है। मैं कैमरा वापस बैग में रखता हूँ, टिश्यू निकालकर अपने कपड़ों पर गिरे केक को साफ करने लगता हूँ, जो डेमन ने गलती से गिरा दिया था। तभी खाली हॉल में फुटस्टेप्स गूंजती हैं। मैं ऊपर देखता हूँ और डेमन ग्रिन करते हुए सीधे मेरी तरफ आता दिखाई देता है। आज रात बहुत मेहनत की तुमने, पैसों की कमी है ना? मेरे पास एक और शूट है, डबल पेमेंट दूंगा, इंटरेस्टेड हो? मैं एक पल हेजिटेट करता हूँ, फिर सिर हिलाकर मान जाता हूँ। डेमन मुझे सीधे ऊपर होटल रूम्स में ले जाता है। वो खुद ही कैमरा एंगल और पूरा सेटअप तय करता है। जैसे ही मैं कॉर्नर में कैमरा सेट करता हूँ, दरवाजे पर नॉक होती है। डेमन दरवाजा खोलने की जल्दी नहीं करता, वो मुझे मीनिंगफुल स्माइल देता है। अब शुरू होने वाला है, सब कुछ रिकॉर्ड करना मत भूलना। वो कर्टन खींचकर कॉर्नर ढक देता है, सिर्फ कैमरा के लिए छोटा सा गैप छोड़ता है। मैं उस तंग जगह में खुद को समेटकर बैठ जाता हूँ और पास आती फुटस्टेप्स सुनता हूँ। डिम लाइट के नीचे डेमन एक औरत को अंदर लाता है। दोनों एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। लेंस के थ्रू सेरीना को डेमन के साथ देखते हुए ट्राइपॉड पर मेरी पकड़ कस जाती है। मैं उसी कमरे में मौजूद हूँ। कमरे की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लगातार आती आवाजें सुनते सुनते मैं लगभग सुन्न पड़ जाता हूँ। सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। समय जैसे रेंगने लगता है। रात के 3 बजे आखिरकार आवाजें बंद होती हैं और शावर चलने की साउंड आने लगती है। मैं कर्टन हटाता हूँ और सुन्न पड़ चुके पैरों को घसीटते हुए बाहर निकलता हूँ। फ्लोर पर बिखरे कपड़ों को पार करता हूँ। मेमोरी कार्ड टेबल पर रखता हूँ और डोर खोल देता हूँ। सुबह होने से पहले की सड़कें पूरी तरह खाली होती हैं। मैं अकेला बिना किसी दिशा के चलता रहता हूँ। पता नहीं कितनी देर बाद मैं सूजी हुई आंखें उठाता हूँ तो एहसास होता है कि मैं समहाउ अपने पुराने हाई स्कूल पहुंच गया हूँ। दबी हुई यादें अचानक उमड़ पड़ती हैं। वही ट्रैक जहाँ सेरीना ने मुझे हजारों लोगों के सामने घसीट कर लाई थी, वो छोटा हॉल जिसे उसने मेरे बर्थडे पर रोजेस से भर दिया था, वो फ्लैग पोल जहाँ उसने पूरे स्कूल के सामने मुझे कन्फेस किया था। सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन उन जगहों के बीच खड़ा मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हूँ और वहाँ प्रिंसिपल हार्टली मिल जाते हैं, जो अभी काम पर आए थे। स्कूल डेज में सेरीना ने जिस तरह ओपनली मेरा पीछा किया था, उसकी वजह से लगभग हर टीचर मुझे जानता था। प्रिंसिपल हार्टली मुस्कुराकर पूछते हैं, ईथन, अचानक स्कूल कैसे आना हुआ? सेरीना कहाँ है? सुना था कुछ समय पहले तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, क्या इन्विटेशंस देने आए हो? मैं जबरदस्ती हल्की मुस्कान देता हूँ और बात बदल देता हूँ। बहुत समय हो गया यहाँ आए हुए, बस पास से गुजर रहा था तो सोचा टीचर्स से मिल लूं। हम चलते चलते पुरानी यादों की बातें करते हैं।
हैं। हम दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। जाने से पहले प्रिंसिपल हार्टली को अचानक कुछ याद आता है। वो ऑफिस कैबिनेट से एक पीली डायरी निकालते हैं और मुझे थमा देते हैं। ये सालों पहले स्टडी हॉल चेकिंग के दौरान सरीना से कॉन्फिस्केट की थी। अब शादी होने वाली है तो इसे तुम्हें लौटा देता हूँ। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, फिर डायरी लेकर उन्हें बो करता हूँ। वापस आते हुए मैं डायरी खोलता हूँ और सबसे पहले सरीना की खूबसूरत हैंडराइटिंग दिखाई देती है। पढ़ते पढ़ते मेरी नाक में जलन होने लगती है और आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं। वो आंसू बीते हुए प्यार का शोक भी थे और एक आखिरी फेयरवेल भी। जब कार विला गेट पर रुकती है तब तक मैं खुद को शांत कर चुका होता हूँ। मैं डायरी बंद करता हूँ, कार डोर खोलता हूँ और सामने अभी अभी पहुंची सरीना से नजरें मिल जाती है। उसकी गर्दन पर पड़े ब्राइट रेड किस मार्क्स देखकर मुझे रात की सारी बातें याद आ जाती है और मैं तुरंत नजरें फेर लेता हूँ। सरीना नोटिस करती है कि शायद मैं रोया हूँ। वो हल्का सा फ्राउन करती है और कुछ पूछने का तरीका ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसे पकड़े खड़ा डेमन भी मेरी लाल आंखें देख लेता है और स्नीयर करता है। कल रात मेहनत करने के लिए थैंक्स, बाकी पेमेंट भी भेज दिए। जो शूट किया उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वो भी सेटिस्फाइड होगी राइट? उसके सजेस्टिव वर्ड सुनते ही सरीना की आईब्रोज जोर से ट्विच करती है। सेटिस्फाइड किस चीज से? डेमन तुरंत हंसता है। अरे शाम वाली बर्थडे फोटो से और किसे? फिर धीमे से जोड़ता है, बाद वाली फोटोज भी। उसकी लूज टंग देखकर सरीना का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है। मैं दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ और घर की तरफ बढ़ जाता हूँ। ट्रैश कैन के पास पहुंचकर कैजुअली डायरी उसमें फेंक देता हूँ। प्यार और सिंसेरिटी से भरे वो सारे यूथफुल साल अब हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। जाने से पहले मैं लैंडलॉर्ड को मैसेज करता हूँ कि मैं लीज रिन्यू नहीं करूंगा। वो बार बार रीजन पूछता है। मैं कोई कैजुअल बहाना बना देता हूँ। वो कहता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा डेज दे सकता है और अगले महीने के बीच तक रहने देगा। मैं जानता हूँ इसके पीछे सरीना है। वो चाहती है कि मैं कुछ दिन और रुकूं, फिर वो फेक तरीके से अपनी मेमोरी रिकवर करके मुझे वापस घर ले जाए। मैं उसकी प्लान एक्सपोज नहीं करता और बस अग्री कर देता हूँ। डिपार्चर से 3 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सर हेलो, मैं उसी होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ जहाँ आपकी एंगेजमेंट पार्टी हुई थी। सिचुएशन ये है सर, आपकी फियांसे ने पहले हमारे मेन हॉल को बुक किया था। उन्होंने कहा था कि परसों यहाँ वेडिंग बैंक्वेट रखना है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। क्या आप यहाँ आके डिस्कस कर सकते हैं? मैं मना करने ही वाला होता हूँ, लेकिन जैसे ही परसों शब्द सुनता हूँ मेरी आई लैशेज हल्की सी काम जाती। जनवरी 18, वही दिन जिस दिन सरीना अपनी मेमोरी वापस आने का नाटक करने वाली और वही दिन जिस दिन मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला। मैं आखिरकार अग्री कर लेता हूँ और कैब लेके वहाँ पहुंच जाता हूँ। जैसे ही हॉल के अंदर कदम रखता हूँ और डेकोरेशंस देखता हूँ मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। फ्लावर्स से लेकर सेंटर पीसेस तक हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दिन थी जब सरीना ने मुझे प्रपोज किया। वहाँ खड़े होकर मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किस साल में हूँ और किस पल। मेरे साथ अंदर आया मैनेजर कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन पे कॉल आ जाता और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। मैं अकेला सेकंड फ्लोर तक चला जाता हूँ। नीचे देखता हूँ और खुद को सरीना के उस सीन को याद करने से रोक नहीं पाता जब उसने फ्लावर्स पकड़ के मुझे हक किया था और हमेशा प्यार करने की कस्में खाई। उस वक्त मैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया। मैं इन्हीं थॉट्स में खोया होता हूँ कि तभी अचानक डोर खुलता है। सरीना लॉन्ग ड्रेस पहने अंदर आती है, हाथ में बुके होता है और उसके पीछे डेमन चलता हुआ आता है। सामने का ड्रीम लाइक सेटअप देखकर डेमन की सांस अटक जाती है और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती। सरीना, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? सरीना फिंगर स्नैप करती है और स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, यही मैंने ईथन के साथ एंगेजमेंट पार्टी की। परसों मैं अपने फ्रेंड से उसे यहाँ बुलवाऊंगा, फिर प्रिटेंड करूंगी कि इस जगह को देखकर मुझे कुछ याद आ गया और नेचुरली मेरी मेमोरी वापस आ गई। आज तुम्हें रिहर्सल के लिए लाई, तुम ईथन बनो, देखते हैं कहीं कोई फ्लॉ तो नहीं। वो डेमन को स्टेज के सेंटर में धक्का देती है और खुद एक्टिंग शुरू कर देती। एक बड़ा पिलर मुझे पूरी तरह छुपाए हुए। मैं चुपचाप उन दोनों को नीचे हार्टफेल्ट ड्रामा करते हुए देखता रहता। मेरी आंखें हल्की सी फ्लिकर करती। मानना पड़े, सरीना में एक्टिंग का असली टैलेंट है। अगर मुझे सच्चाई ना पता होती और मैं 3 दिन बाद यहाँ आता तो शायद सच में उसकी बातों पर भरोसा कर लेता, लेकिन लकीली मैं इतना अनफॉर्चुनेट नहीं। नीचे रिहर्सल फॉरगिवनेस वाले सीन तक पहुंच चुकी थी। डेमन झुककर सरीना को किस करता है। उसी पल से वो ओरिजिनली स्वीट एटमॉस्फेयर बदलने लगा। 2.5 मिनट बाद डेमन सरीना को पकड़े हुए धीरे से बोलता है, अगर उसके पास वापस जाके तुम खुश ना रहो तो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। ये सुनते ही सरीना की आंखों में कंटेम्प्ट चमक उठती। उसकी आवाज में अजीब सर्टेनिटी होती, ऐसा कोई नेक्स्ट टाइम नहीं हो। 3 दिन बाद ये सब खत्म हो जाए, मैं सिर्फ ईथन की हो जाऊं, सिर्फ ईथन। रियली? मैं अपनी आंखें नीचे कर लेता हूं ताकि उनमें भरी मौकरी छुप जाए। दिल में चुपचाप उसे जवाब देता हूं, टू बैड सरीना, अब मैं तुम्हें नहीं चाहता। डिपार्चर से 2 दिन पहले मुझे खबर मिलती है कि नेम चेंज ऑफिशियली कंप्लीट हो। मैं बाहर जाकर नया आईडी और पासपोर्ट कलेक्ट कर लेता हूं। घर लौटते लौटते शाम हो जाती। ऊपर देखता हूं तो सरीना दरवाजे पर खड़ी मिलती। लगता है वो काफी देर से मेरा इंतजार कर। मुझे देखते ही उसकी आंखें अनसर्टेनिटी फ्लिकर करती है और हेजिटेंट आवाज में पूछती है, तुम कहाँ गए थे? मैं अपनी की से डोर खोलता हूँ और कामली जवाब देता हूँ, कुछ काम था। तुम्हें कुछ चाहिए? सरीना दोनों हाथ पॉकेट्स में डाल लेती है और नॉर्मल बनने की कोशिश करती है। नहीं, बस वेदर फोरकास्ट में कहा गया है कि कल हैवी स्टॉर्म आएगा, इसलिए अगर जरूरी ना हो तो बाहर मत जा। साफ था कि उसे डर था कि कल वो मुझे ढूंढ ना पाए और इसके लिए उसने इतना क्लमजी एक्सक्यूज बनाया था। मुझे हंसी आती है लेकिन मैं उसे रोककर सिर्फ सिर हिला देता हूँ। ठीक है। मेरा इनडिफरेंट एक्सप्रेशन देखकर सरीना के अंदर अचानक अनएक्सप्लेन्ड पैनिक उठने लगता है। उसे काफी समय से लग रहा था कि मेरा बिहेवियर अजीब हो गया, लेकिन एग्जैक्टली क्या गलत है ये वो समझ नहीं पा रहे। डिपार्चर वाले दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। दोपहर 2 बजे की फ्लाइट थी। मैं बची हुई सारी चीजें फेंक देता हूँ। खाली कमरे को देखकर जहाँ सिर्फ 2 सूटकेस बचे थे, मैं लंबी राहत भरी सांस छोड़ता हूँ। सुबह 11 बजे डोरबेल बजती है। मैं डोर थोड़ा सा खोलता हूँ और बाहर सरीना के क्लोज फ्रेंड्स को खड़ा पाता हूँ। ईथन, हमें पता है सरीना की हालत की वजह से तुम बहुत थक गए
गए। डॉक्टर ने उस दिन कहा था कि वो टाइम पर मेडिसिन ले रही है और धीरे धीरे बेटर हो रही है, इसलिए अब ज्यादा वरी मत करो। हाँ, हम भी चाहते हैं कि सेरीना जल्दी अपनी मेमोरी रिकवर कर ले। सब लोग तुम्हारी वेडिंग अटेंड करने का इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हारी 7th एनिवर्सरी भी है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज तैयार किया। मैं क्वाइटली उनकी रिहर्स लाइन सुनता हूँ और बस एक सवाल पूछता हूँ, कैसा सरप्राइज? हमारे साथ चलो, खुद देख लोगे। मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ कि तभी उनमें से एक का फोन बजता है। 1 मिनट बाद वो अपनी स्टोरी बदल देते हैं। ईथन, कुछ अर्जेंट हो गया है, सरप्राइज शायद थोड़ा लेट होगा, तुम अपना काम करो, हम रात में तुम्हें लेने आएंगे। इतना कहकर वो बारिश में चले जाते हैं। उनकी कार डाउनपोर में गायब होते ही मैं मुड़ता हूँ और अपना लगेज बाहर निकाल लेता हूँ। 10 मिनट बाद एक टैक्सी दरवाजे पर आकर रुकती है। ड्राइवर मेरा सामान उठाकर आगे चलता है। मैं विला छोड़ देता हूँ, तभी पड़ोसी के गेट के पास खड़ी कार के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती है। मैं एक नजर डालता हूँ और स्पोर्ट्स कार को पहले से ज्यादा वायलेंटली हिलते हुए देखता हूँ। मेरी स्कैल्प टाइट हो जाती है और मैं तुरंत अपनी चाल तेज कर देता हूँ। पूरे दिन हुई बारिश आखिरकार रुक चुकी थी। सेटिस्फाइड दिख रही सेरीना कार डोर खोलती है और हाथ हिलाकर सिग्नल देती है, जबकि डेमन अभी भी अपने कपड़े बटन कर रहा था। डेमन होठ फुलाकर उसे घूरता है, फिर झुककर किस चुराने की कोशिश करता है। डैशबोर्ड स्क्रीन पर टाइम देखकर सेरीना अपना चेहरा घुमा लेती है। बारिश रुक गई। डेमन कुछ बोलने वाला था कि सेरीना उसे बीच में काट देती है। उसकी आवाज में ऐसी अथॉरिटी होती है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। नो ऑफेंस, लेकिन मैंने शुरू से कहा था ना कि ये सिर्फ 2 महीने का गेम है। अब टाइम अप हो चुका है, तुम्हारे स्टेट से उतरने का वक्त आ गया। होटल के बाहर कार रुकते ही वो मेन हॉल की तरफ नहीं जाती, सीधे ऊपर चली जाती है। पूरी दोपहर मस्ती करने की वजह से उसके कपड़े बुरी तरह रिंकल्ड हो चुके थे। उसे तैयार होना था। बाथरूम में जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। दूसरी तरफ लड़कियां एक साथ हंस पड़ती हैं। सेरीना, टेंशन मत लो, ईथर ने आज सुबह आने के लिए हाँ कर दी थी। हम उसे लेने ऑलरेडी निकल चुके हैं। हाँ, अब तुम ये सोचो कि बाद में एक्टिंग कैसे करोगी, आसान नहीं होगा। सेरीना हल्का सा लाफ करती है। मैं 2 महीने से एक्टिंग कर रही हूँ, एक भी स्लिप नहीं हुई, अब डर किस बात का। ईथन तो पूरी तरह मेरे प्यार में पागल है, उसे जरा सा भी डाउट नहीं होगा। फोन की टीजिंग सुनने के मूड में नहीं होती। हल्के से डांट कर फोन काउच पर फेंक देती है। आधे घंटे बाद वो बाल सुखाते हुए बाहर निकलती है और फोन को लगातार रिंग होते सुनती है। स्क्रीन पर 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स देखकर उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। पैनिक दबाते हुए वो तुरंत आंसर करती है। इतने कॉल्स क्यों, क्या हुआ? दूसरी तरफ से घबराई आवाज आती है। सेरीना, हम विला के डोर पर 10 मिनट से नॉक कर रहे हैं, लेकिन ईथन बाहर नहीं आया, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा और उसका फोन भी ऑफ है। अब क्या करें, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सेरीना की ब्राउज कसकर सिकुड़ जाती है। उसका पूरा गुड मूड खराब हो जाता है। वो शायद सो रहा होगा। मेरे घर जाओ, डैड से स्पेयर की लो और अंदर जाकर चेक करो। लड़कियां एग्री कर लेती हैं। सेरीना टेम्पल्स दबाती है, फ्रेश क्लोथ्स चेंज करती है और रात का पूरा प्लान दिमाग में दोहराने लगती है। तैयार होकर वो अपना सामान उठाती है और नीचे चली जाती है। होटल मैनेजर उसे देखते ही ईगर स्माइल के साथ भागता हुआ आता है। मिस सेरीना, प्लीज सेटअप देख लीजिए, अगर कुछ भी पसंद ना आए तो हम तुरंत एडजस्ट कर देंगे। सेरीना एक नजर पूरे हॉल पर डालती है और सेटिस्फाइड होकर सिर हिला देती है। ठीक है। उसकी अप्रूवल मिलते ही मैनेजर और भी ऑब्सीक्वस हो जाता है। मिस सेरीना, अगर सब कुछ एग्जैक्टली पहले जैसा बन पाया है तो इसका क्रेडिट आपके फियांसे को जाता है। कुछ सेंटर पीसेस की एग्जैक्ट पोजीशंस मुझे याद नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें बुलाकर कंफर्म करवा लिया। फियांसे, ये शब्द सुनते ही सेरीना का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। वो सामने वाले आदमी को घूरती है। उसकी आवाज गुस्से से भर जाती है। किसने कहा था तुम्हें उसे कांटेक्ट करने के लिए? ये उसके लिए सरप्राइज होना था, तुम्हें ये नहीं पता था? मैनेजर डर के मारे हकलाने लगता है। मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनसे मदद ले ली। आपने ये नहीं बताया था कि ये सीक्रेट है। मैंने सोचा आप लोग एंगेज्ड है। 1 महीने की पूरी प्लानिंग जैसे पल में बिखर जाती है। सेरीना का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। वो मुट्ठियां भींच लेती है और फटने ही वाली होती है कि तभी उसकी फ्रेंड का फिर से कॉल आ जाता है। सेरीना, सेरीना, कुछ गड़बड़ है, ईथन गायब हो गया। मैनेजर की बात और इस खबर को जोड़ते ही सेरीना का सिर घूमने लगता है। उसे ढूंढो। उसकी फ्यूरियस चीख सुनकर दूसरी तरफ लड़कियां लगभग रोने लगती हैं। हम ढूंढ ही रहे हैं, विला पूरी तरह खाली है, सिक्योरिटी कैमरास चेक किए। उसने सुबह सारी चीजें फेंक दी और दोपहर में सूटकेसेस लेकर चला गया। हमें नहीं पता वो कहाँ गया। हर शब्द सेरीना के कानों में थंडर की तरह गिरता है। वो वहीं जम जाती है। नून, टैक्सी। अचानक वो सारी मेमोरीज जो उसने इग्नोर की थी फ्लड की तरह वापस आने लगती है। क्लूलेस मैनेजर अब भी एक्सप्लेन करता जा रहा होता है। एक्चुअली अगर मैं उन्हें कॉल भी ना करता तब भी लगता है उन्हें सब पता था। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे। जाने से पहले एक बॉक्स दिया था और कहा था कि आज रात आपको दे दूं। मैनेजर दोनों हाथों से वो आइटम आगे बढ़ाता है। रिंग बॉक्स देखते ही सेरीना को लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रही। कांपते हाथों से बॉक्स खोलती है और अंदर चमकती एंगेजमेंट रिंग दिखाई देती है, साथ में एक सिंगल पिंक बटन। उस बटन को देखते ही सेरीना को 3 दिन पहले होटल छोड़ते वक्त डेमन की कंप्लेंट याद आ जाती है। नेक्स्ट टाइम बाहर करते वक्त थोड़ा संभल कर, तुमने मेरी शर्ट का पूरा बटन तोड़ दिया। सेरीना के शरीर का खून जैसे बर्फ बन जाता है। वो मैनेजर का कॉलर पकड़ लेती है। उसकी ब्लड शॉट आईज गुस्से से फैली हुई थी। कौन सी डेट थी ये? 3 दिन पहले। मिस्टर ईथन दोपहर 2 बजे आए थे और 5 बजे तक यहीं थे। ये जवाब सुनते ही सेरीना लगभग कोलैप्स कर जाती है। वो रिंग छीनती है, पागलों की तरह कार तक दौड़ती है और रास्ते में दर्जनों रेड लाइट्स तोड़ देती है। सिर्फ 10 मिनट में घर पहुंच जाती है। बगल वाला विला पूरी तरह लिटअप था। वो अंदर स्टॉर्म की तरह घुसती है। उसकी फ्रेंड्स ने घर का कोना कोना उलट दिया था, लेकिन ईथन से जुड़ी एक भी चीज नहीं मिली थी। उसे आते देखकर सब उसकी तरफ भागती हैं। सेरीना, हमें उसका एक हेयर तक नहीं मिला। सच में नहीं पता वो कहाँ गया। मैंने भी चेक करवाया। पिछले 1 महीने में कैपिटल छोड़ने वाले ट्रैवलर्स लिस्ट में ईथन का नाम नहीं है। लगातार आती बैड न्यूज सेरीना के दिल को सीधा अबिस में धकेल देती है। पैनिक में वो फोन निकालकर मुझे कॉल करती है, लेकिन सिर्फ ठंडी मैकेनिकल आवाज सुनाई देती है। द फोन इज ऑफ। वो मैसेजेस भेजती है,
लेकिन हर मैसेज रेड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वापस लौट आता है। पूरा स्क्रीन लाल निशानों से भर जाता है और उसका सिर चकराने लगता है। उसकी फ्रेंड्स ने उसे कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। वो जल्दी जल्दी उसे संभालने की कोशिश करती है। सरीना, खुद को संभालो, वो अभी बस गया है, अभी भी टाइम है उसे ढूंढने का। हाँ, उसका फोन लोकेट करते हैं, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। ये आइडिया सुनकर सरीना धीरे धीरे थोड़ा कंपोजर वापस पाने लगती है। वो तुरंत अपनी सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैसेज भेजती है। 1 घंटा, जो उसे पूरे साल जितना लंबा लगता है। उसके बाद फाइनली रिप्लाई आता है, मिस सरीना, हमें फोन मिल गया, वो बस स्टेशन के ट्रैश कैन में था, हम अभी अर्जेंटली पैसेंजर लिस्ट चेक कर रहे हैं। ये पूरी तरह गुड न्यूज नहीं थी, लेकिन बिना किसी क्लू के रहने से कहीं बेहतर थी। सरीना एक जगह टिक नहीं पाती। फ्रेंड्स के रोकने के बावजूद वो सीधे बस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही सेक्रेटरी उसे साफ किया हुआ फोन देती है। वो पासवर्ड डालती है और देखती है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स वाइप हो चुके हैं और कॉन्टैक्ट्स लिस्ट पूरी तरह डिलीट हो चुकी है। सिर्फ एक नाम बचा था, डेमन। वो नाम देखते ही सरीना के पूरे शरीर में कोल्ड स्वेट फैल जाता है। काफी देर खुद को मेंटली तैयार करने के बाद वो आखिरकार चैट खोलने की हिम्मत करती है। सबसे लेटेस्ट मैसेज वो वीडियो था जो डेमन ने आज दोपहर भेजा था, कार के अंदर से रिकॉर्ड किया हुआ। बैकग्राउंड देखते ही सरीना समझ जाती है उसमें क्या होगा। वो उसे खोलने की हिम्मत नहीं करती, ऊपर स्क्रॉल करती है। हर दिन के 3-4 वीडियोस, बीच बीच में टेक्स्ट मैसेजेस। क्लूलेस बनने का नाटक करना बुरा लगता होगा ना इथन? इतना खिलौना बनने के बाद भी तुम कैसे सह रहे हो? तुम्हारी फियांसे में बहुत ज्यादा डिजायर है और तुम बेड में इतने कोल्ड हो। अगर तुम दोनों की शादी हो भी गई तो मुझे बेट है वो मैरिज 3 महीने भी नहीं टिकेगी। सच में उससे शादी करोगे? जनवरी से दिसंबर तक पूरे 30 दिनों के मैसेजेस ऐसे ही टॉन्ट से भरे पड़े थे। सरीना का दिमाग रेज से भर जाता है। उसके अंदर सिर्फ एक थॉट बचती है, डेमन को ढूंढना। वो तेजी से घर लौटती है और कार से उतरते ही देखती है कि डोर पर लगेज रखा है। डेमन सर्वेंट्स को सामान शिफ्ट करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। सरीना को लौटता देखकर वो तुरंत उसके पास आकर चिपक जाता है। तुम वापस आ गई, मुझे छोड़ नहीं पाई ना? एक किस दे दो, मैं यहीं रुक जाऊंगा। उसके चेहरे को इतने करीब देखकर सरीना अब खुद को रोक नहीं पाती। वो पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारती है। जोरदार क्रैक की आवाज के साथ डेमन जमीन पर गिर पड़ता है। उसका सफेद गाल तुरंत लाल होकर सूज जाता है। वो डिसबिलीफ में ऊपर देखता है, सरीना तुमने? लेकिन सरीना इतनी फ्यूरियस होती है कि बोल भी नहीं पाती। वो फोन उसके ऊपर फेंकती। उसकी आंखें कोल्ड फ्यूरी से चमक रही थी। जैसे ही डेमन स्क्रीन देखता है उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अनकंट्रोलेबली कांपने लगता है। एक ही पल में उसके दिमाग में हजारों थॉट्स दौड़ पड़ते हैं। वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगता है, सरीना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक्चुअली ईथन ने पहले मुझे ऐड किया था। उसे तुम्हारी फेक एमनीशिया के बारे में पहले से पता था। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए ये गलती हो गई। लेकिन सरीना के लिए ये वर्ड्स सिर्फ आग में घी डालने जैसे थे। वो पूरी तरह कंट्रोल खो देती है। बॉडीगार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देती है और खुद उसका गला कसकर पकड़ लेती है। दम घुटने से डेमन बुरी तरह स्ट्रगल करने लगता है। उसका चेहरा लाल से बैंगनी पड़ जाता है। ठीक जब उसे लगता है कि वो मरने वाला है, तभी सरीना की फ्रेंड्स वहां पहुंचती हैं और ये सीन देखकर डर से सफेद पड़ जाती हैं। वो तुरंत आगे बढ़कर उसे छुड़ाती हैं। सरीना काम डाउन, अभी सबसे जरूरी ईथन को ढूंढना है। हाँ, डेमन तो हमारे हाथ में है, बाद में हिसाब बराबर कर लेना। ये सुनकर आखिरकार सरीना रुकती है। वो फ्लोर पर पड़े डेमन को आखिरी बार देखती है और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहती है, इसे मैडम वेरा के पास भेज दो, इस पर नजर रखना। ये नाम सुनते ही हाफ कॉन्शियस डेमन पूरी तरह जाग जाता है। वो घिसटकर सरीना के पैरों को पकड़ लेता है। उसकी आवाज प्लीडिंग से भरी होती है, सरीना प्लीज नहीं, मैं 2 महीने तक तुम्हारे साथ था, इस बार छोड़ दो, बस जाने दो। मैं कसम खाता हूँ दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। सरीना के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। उसकी फ्रेंड्स भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। वो लोग डेमन को घसीटकर कार में डाल देते हैं। डेमन छूट नहीं पाता, बस रियर व्यू मिरर में घर को छोटा होता देखता रहता है। उसकी डेस्परेट चीखें पूरी कार में गूंजती रहती हैं। लड़कियों के चेहरे ठंडे पड़े होते हैं। अगर तुम बस चुपचाप रहते, पैसे लेते और चले जाते तो जिंदगी सेट हो जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता थी और जाकर ईथन को प्रोवोक कर दिया। अब जो होगा डिजर्व करते हो। मैडम वेरा के यहाँ ओबीडियंट रहना, शायद जान बच जाए, वरना उसके लोगों के तरीके जानते ही हो, बहुत सफर करना पड़ेगा। प्लेन सुबह सुबह मेलबर्न में लैंड करता है। मैं बुक्ड होटल में एक रात रेस्ट करता हूँ, फिर अपना लगेज लेकर पहले से अरेंज्ड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता हूँ। अगले कुछ दिनों में मैं ढेर सारी डेली नेसेसिटीज खरीदता हूँ। खाली कमरा धीरे धीरे भरने लगता है। सामान सेट करते हुए मैं अपने नए रूममेट से कांटेक्ट में रहता हूँ, जो कुछ दिनों बाद पहुंचता है। धीरे धीरे मैं लोकल लाइफ में एडजस्ट होने लगता हूँ। मेरी कुकिंग स्किल्स की वजह से मैं आसानी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच घुल मिल जाता हूँ और नेक्स्ट डोर रहने वाले 2 गाइस से दोस्ती भी कर लेता हूँ। वो मुझे सिटी घुमाते हैं, नियर बाय रेस्टोरेंट्स और लोकल अट्रैक्शंस दिखाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी फोटोग्राफी स्किल्स भी नए दोस्तों को इम्प्रेस कर देती और मैं लोकल फोटोग्राफी कम्युनिटी तक ज्वाइन कर लेता। मेलबर्न में अपने 10वें दिन मैं पहला फोटोग्राफी जॉब कंप्लीट करता। अकाउंट में फ्रेशली डिपॉजिटेड $300 देखकर मुझे सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। अगली सुबह मेरा नया रूममेट लियो भी आ जाता है। हम जल्द ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं। स्कूल शुरू होने वाला। क्लासेस शुरू होने से एक दिन पहले मैं खुद पूरा मील कुक करता हूँ और अपने नए दोस्तों को डिनर पर बुलाता हूँ। 1 महीने साथ बिताने के बाद हम सब काफी क्लोज हो चुके थे। कुछ ड्रिंक्स के बाद हम सब साथ बैठकर गॉसिपिंग शुरू कर देते हैं। पता नहीं किसने शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे सब अपने एक्सेस की स्टोरी सुनाने लगते हैं। लियो हंसते हुए कैजुअली पूछता है, सबकी टर्न हो गई, ईथन तुम्हारे पास भी कोई सीक्रेट स्टोरी है क्या? मेरे चेहरे की स्माइल वहीं फ्रीज हो जाती है। जब बाकी लोग अपनी चीटिंग एक्सेस की बातें कर रहे थे, तब मैं
सब कुछ जोक की तरह सुन रहा था, लेकिन जैसे ही टॉपिक मेरे ऊपर आता है मेरे लिए शब्द निकालना मुश्किल हो जाता है। इतने समय बाद भी सरीना का नाम सोचते ही अब मुझे दुख महसूस नहीं होता। लेकिन मेरे सामने बैठे ये लड़के मुझसे 2-3 साल छोटे थे, अभी अभी स्कूल से निकले हुए, दुनिया की असलियत से अनजान। उनके सामने मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोल। आखिर 10 साल साथ रहना, 7 साल का रिलेशनशिप, शादी से बस 1-2 महीने पहले, और फिर फर्स्ट लव का चीट करना, ये सब सुनने में ही बहुत ट्रैजिक लगता है। मैं उनके चेहरों पर पिटी या सिंपैथी नहीं देखना चाहता था। लगभग 10 सेकंड की साइलेंस के बाद लियो को महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे ऑकवर्डनेस से बचाने के लिए वो तुरंत टॉपिक बदल देता है। खाने पीने और गैदरिंग खत्म होने के बाद वो खुद मेरे पास आकर अपोलोजाइज करता है। ईथन, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। मुझे पता था उसने जानबूझकर नहीं कहा। मैं बस हल्की स्माइल देकर बात टाल देता हूँ। बेडरूम में वापस जाकर मैं अपना फोन खोलता हूँ और वो नया अकाउंट लॉग इन करता हूँ जो मैंने 1 महीने पहले बनाया था। कई फ्रेंड्स लगातार मैसेजेस भेज रहे थे। मैं सबको एक एक करके रिप्लाई करता हूँ और कंसर्न के लिए थैंक्स कहता हूँ। मार्कस तुरंत रिप्लाई करता है, ईथन तू विदेश जाकर लिटरली गायब हो गया। मैं टेंशन में मर ही गया था। सिर्फ स्क्रीन देखकर ही मैं इमेजिन कर सकता था कि वो किस टोन में बोल रहा होगा। मैं हल्की साय छोड़ता हूँ और जल्दी से उसे रीअश्योर करता हूँ कि मैं सेफ हूँ। फिर हम दोनों अपनी रीसेंट लाइफ्स के बारे में बातें करने लगते हैं और बात करते करते मैं बीच कॉन्वर्सेशन में ही सो जाता हूँ। अगली सुबह उठकर देखता हूँ कि मार्कस के 99 मैसेजेस पड़े हैं। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक एक करके पढ़ने पर पता चलता है कि ज्यादातर मैसेजेस सरीना के बारे में। तुम्हारे जाने के बाद सरीना हर कुछ दिनों में मेरे पास आती रही और पूछती रही कि तुम कहाँ गए। टेंशन मत लो, मैंने मुंह नहीं खोला, एक शब्द तक नहीं बताया। गुड थिंग, एयरपोर्ट जाने से पहले तुम बस स्टेशन गए थे। उसे अभी भी लगता है कि तुम हाई स्पीड रेल से गए और वो पूरे कंट्री में तुम्हें ढूंढ रही है। सुना है सरीना कई दिनों से बार्स में ड्रिंकिंग कर रही है। कुछ दिन पहले इतनी पीली कि स्टमक ब्लीडिंग हो गई और हॉस्पिटल पहुंच गई। ऑनेस्टली डिजर्व करती। वो तुम्हारे पेरेंट्स तक के पास गई थी, लेकिन तुमने तो सालों पहले उनसे टाइज कट कर दिए, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं। सरीना के बारे में ये सब पढ़कर भी मेरे अंदर कुछ फील नहीं होता। दूर बहती साफ नदी को देखते हुए मेरे थॉट्स बहुत दूर चले जाते हैं। जब मैं 12 साल का था मेरे पेरेंट्स डिवोर्स लेकर अलग अलग फैमिलीज बना चुके थे। दोनों में से कोई मुझे नहीं चाहता था, इसलिए मुझे अकेली रहने वाली ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया गया। 17 साल की उम्र में ग्रैंड माँ भी गुजर गई। उसके बाद मेरी फैमिली में सिर्फ मैं बचा। 18 की उम्र में जब मैंने सरीना के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया, उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एक घर देगी। मैंने उस पर भरोसा किया, 7 साल इंतजार किया और बदले में मिला उसका फेक एमनीजिया ड्रामा और चीटिंग की सच्चाई। उन पूरे 30 दिनों को याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। शुक्र है अब सब पीछे छूट चुका है। मैं कर्टन खींचता हूँ और ब्राइट सनलाइट कमरे में भर जाती है, जैसे मेरे अंदर बची ठंडक को भगा रही। तभी 8 बजे का अलार्म बजता है। मैं कपड़े बदलता हूँ, बैग उठाता हूँ और लियो के साथ स्कूल निकल जाता हूँ। फ्रेशमैन ओरिएंटेशन ऑडिटोरियम में हो रही थी। मैं एनर्जेटिक यंग स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच बैठकर प्रिंसिपल की सिंसियर स्पीच सुनता हूँ। मेरे दिल पर छाया अनरियल फीलिंग का बादल धीरे धीरे गायब होने लगता है। आखिरकार मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ जैसे ही सरीना जागती है उसकी नाक में डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल घुसती है। अल्कोहल का असर अभी भी बाकी था। सिर भारी और चकराया हुआ, स्टमक में हल्का दर्द। वो धीरे धीरे अपने फॉगी माइंड को क्लियर होने देती है। स्टर्लिंग फैमिली के लोग जो उसके पास बैठे थे उसे जागते देखकर राहत की सांस लेते, लेकिन उनके चेहरे अब भी ग्रिम थे। तुम आखिर कब तक एक आदमी के लिए खुद को इस हालत में रखोगी? उसकी फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश करती। ईथन को गए 1 महीना हो चुका है, कोई खबर तक नहीं। साफ है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। सरीना छोड़ दो उसे। दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? क्यों उसी एक पेड़ पर लटकना है? सरीना पिछले 1 महीने से ये बातें काउंटलेस टाइम्स सुन चुकी थी। अब इनका उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी ब्लड शॉट आईज खाली और लाइफलेस थी, होंठ कसकर बंद। बेयर फेस पर सिर्फ स्टबर्ननेस दिखाई दे रही थी। उसे इस हालत में देखते देखते मिसेस स्टर्लिंग आखिर कंट्रोल खो दे रही है। तुम स्टर्लिंग फैमिली की इकलौती बेटी हो। स्टर्लिंग ग्रुप का फ्यूचर तुम्हारे शोल्डर्स पर है और तुम दिन रात रोमांस में डूबी रहती हो। ये सब क्या है? वो गुस्से में आखिरी वार्निंग देती है। ध्यान से सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए नया ग्रूम चुन लिया है। 5 दिन बाद शादी होगी। अगर तुमने अभी भी ये चाइल्डिश बिहेवियर नहीं छोड़ा तो खुद को स्टर्लिंग मत कहना। इतना कहकर मिसेस स्टर्लिंग उसकी तरफ दोबारा देखती भी नहीं और जोर से डोर स्लैम करके बाहर चली जाती है। कमरा पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। उसकी फ्रेंड्स तक सांस लेने से डर रही थी। सरीना धीरे से उठकर बैठती है। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। मदर ने किसे चुना है? हिज फैमिली का 3rd सन सेबेस्टियन। सरीना ठंडी हंसी छोड़ती है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। जाकर उसे बता दो, मेरी शादी का फैसला मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। अगर वो स्मार्ट है तो खुद एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा, वरना बाद में हेज फैमिली को डिसरिस्पेक्ट मिलने पर मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि सरीना इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन मिसेस स्टर्लिंग का गुस्सा याद करके वो फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है। सरीना, हमारे सर्कल में मैरिज बस ट्रांजैक्शन होती है। मिसेस स्टर्लिंग फाइनल डिसीजन ले चुकी है। हेज फैमिली भी कोई साधारण फैमिली नहीं है। शायद एक्सेप्ट कर लेना बेटर होगा। हाँ, इन्विटेशंस तक भेजी जा चुकी हैं। अब तो एरो बो पर चढ़ चुका है। न्यू ग्रूम मतलब बस न्यू ग्रूम। वैसे भी अगर ईथन वापस आ भी जाए, उसका बैकग्राउंड तुम्हारे लायक नहीं था। अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स के मुंह से इतनी अगली बातें सुनने की सरीना ने उम्मीद नहीं की। उसका चेहरा तुरंत डार्क पड़ जाता है। वो उन्हें शार्प ग्लेयर देती है। अगर ऐसी बातें करनी है तो बाहर निकल जाओ। इस जिंदगी में मेरा हस्बैंड सिर्फ ईथन होगा, वो चाहे जहां भी हो। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सरीना की स्टबर्ननेस देखकर उसकी फ्रेंड्स समझ जाती हैं कि अब उसे समझाना बेकार है। वो लोग और फ्यूल डालने की हिम्मत नहीं करती, चुपचाप रूम से निकल जाती हैं। कमरे में सिर्फ सरीना अकेली रह जाती है। वो आंखें बंद करती है और काउंटलेस मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश होने लगती हैं। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मेरा उसका कॉलर ठीक करना, उसके होठों के किनारे पर हल्का किस देना, उसके बीमार होने पर
पर मेरे एंक्शियस टीयर्स, उसके हाथ में दी गई गरम दवा, हर एनिवर्सरी पर केयरफुली प्रिपेयर्ड सरप्राइजेस, साल दर साल साथ रहने के प्रोमिसेस, वो सारी छोटी छोटी बातें जिन्हें उसने कभी फॉर ग्रांटेड लिया था अब ऐसी चीजें बन चुकी थी जिन्हें वो सिर्फ मिस कर सकती थी। तभी उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है। अब भी ईथन का कोई ट्रेस नहीं मिला। ये पढ़ते ही सरीना का ऑलरेडी वुंडेड हार्ट फिर से दर्द से कस जाता है। वो फोन को इतनी जोर से पकड़ती है जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। सरीना, हमने सेबेस्टियन से बात की, उसने कहा ये मैरिज उसके पेरेंट्स ने अरेंज की है, वो एल्डर्स की बात मानेगा और एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करेगा। अब क्या करें? ये सुनते ही सरीना का चेहरा और ठंडा पड़ जाता है। उसकी आंखों में क्रूअल्टी की चमक उभरती है। अगर उसे अपनी भलाई समझ नहीं आती तो फिर देखते हैं। उसकी टोन सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। हेस फैमिली भी कैपिटल की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से थी। सरीना, तुम क्या करने वाली हो? प्लीज कोई रेकलेस काम मत करना। सरीना बस उन्हें एक नजर देखती है लेकिन जवाब नहीं देती। वो टॉपिक बदल देती है। डेमन का क्या हुआ? उसकी फ्रेंड्स तो उसे लगभग भूल ही चुकी थी। वो एक दूसरे की तरफ देखती है। हमें नहीं पता, मैडम वीरा से पूछना पड़ेगा। वो लोग अभी कॉल करने ही वाले होते हैं कि सरीना उन्हें रोक देती है। उसके अंदर का एंगर कहीं निकल नहीं पा रहा था, इसलिए वो खुद जाने का फैसला करती है। वो अपने प्राइवेट बूथ में जाकर बैठती है। कुछ देर बाद मैडम वीरा एक आदमी को साथ लेकर अंदर आती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ऑब्सीक्वस स्माइल थी। मिस सरीना, आपने जिस आदमी को बुलाया था उसे ले आई हूँ, देख लीजिए। वो पीछे खड़े कांपते हुए आदमी को आगे धक्का देती है। डेमन अब सिर्फ स्किन एंड बोन्स बन चुका था। उसकी खुली आर्म्स और थाइस डार्क पर्पल ब्रूजेस से भरी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो सिर उठाकर सरीना की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। सरीना, सरीना। सिर्फ एक महीने में वो वंस डैजलिंग हैंडसम मैन इस हालत में पहुंच चुका था। कमरे में मौजूद हर इंसान शॉक्ड था। सिर्फ सरीना एक्सप्रेशनलेस बैठी थी। वो सामने खड़े आदमी को घूरती रहती है। पहले हेट्रेड से भरी उसकी आंखें अब एंडलेस रिग्रेट से भरी हुई थी। कमरे में लंबी साइज गूंजने लगती है। काश 2 महीने पहले इसी बूथ में कही गई बातें सबको याद आने लगती हैं। तभी लड़कियों को एहसास होता है कि उनके ड्रंकन जोक्स सच हो चुके हैं। व्हाइट फैमिली की सेकंड डॉटर तक उस आदमी को ढूंढ पाई जिसे वो चाहती थी, लेकिन ईथन पूरी तरह ट्रेसलेस गायब हो चुका था। पिछले 1 महीने में उन्होंने हर कनेक्शन, हर रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया, हर इमेजिनेबल जगह सर्च कर डाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई इंसान इतनी थरो सर्च के बाद भी बिना ट्रेस कैसे गायब हो सकता है? यही इम्पॉसिबल रिडल अब सबको हॉन्ट कर रही थी। सेमेस्टर शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मैं धीरे धीरे कैंपस लाइफ में पूरी तरह सेटल होने लगा था। टाइम पर उठना, क्लासेस अटेंड करना, टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ एकेडमिक डिस्कशंस, फ्री टाइम में क्लोज फ्रेंड्स के साथ घूमना। अगर मेरी पुरानी जिंदगी उफनते हुए समुद्र जैसी थी तो मेरी नई जिंदगी शांत झील जैसी थी। मुझे ये रेयर पीस और सेरेनिटी पसंद आने लगी थी। मेरा बॉडी और माइंड दोनों धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे। सैटरडे आफ्टरनून में और लियो खाना डाइजेस्ट करने के लिए पार्क में वॉक करने निकलते हैं। वापस लौटते ही मेरा फोन मैसेजेस से भर जाता है। कई फ्रेंड्स ने एक ही लिंक भेजा। जैसे ही मैं उसे ओपन करता हूँ सबसे पहले सरीना एंड ईथन नाम दिखाई देता है। पूरी वेडिंग क्लिप देखने के बाद मैं कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाता हूँ। आखिर में बस कुछ इलिप्सिस भेज पाता हूँ। मार्कस तुरंत रिप्लाई करता है और साथ में लंबी गालियों की चेन। डिस्गस्टिंग। एक चीटिंग वुमन जैसे सरीना को रोमांटिक हीरोइन बनाकर दिखाया जा रहा है। वो आखिर किसे फूल करना चाहती है? अगर मुझे डर ना होता कि तुम्हारी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी तो मैं खुद जाकर उसका मास्क उतार देता और सबको उसका असली चेहरा दिखाता। अब वो बोल रही है कि वो तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। क्या जोक है? क्या उसे याद नहीं कि उसने फेक एमनीजिया का नाटक करके तुम्हें घर से निकाल दिया था? वो डेफिनेटली तुम्हें ढूंढने आएगी। भगवान करे दूर ही रहे। उससे जुड़ना प्योर बैड लक है। ये सारे रैंट्स पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक याद आता है कि मुझे क्या भूल रहा था। आज वही दिन था जिस शादी से मैं भाग आया था। ये सोचकर मेरे मुंह से हंसी निकल आती है। बगल में बैठा लियो क्यूरियोसिटी से झुककर पूछता है, ईथन क्या इतना फनी है? मैं हाथ हिलाकर कैजुअली बोलता हूँ, कुछ नहीं, बस मेरा दोस्त ट्रेंडिंग टॉपिक पर रैंट कर रहा है। ओह, वो ब्राइड जिसने अपनी ही वेडिंग क्रैश कर दी थी। लियो को वेगली कुछ याद आता है। वो वेबसाइट खोलता है, रिफ्रेश करता है और तभी नई पुश नोटिफिकेशन आती है। जिस आदमी से सेलिना ने कन्फेशन किया था उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। वो पूरा इमेज खोलकर मुझे दिखाने ही वाला होता है कि अचानक फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें स्क्रीन और फिर मेरे चेहरे के बीच बार बार घूमती हैं। उसकी स्टेयर महसूस करके मैं ऊपर देखता हूँ। क्या हुआ? कुछ पल हेजिटेट करने के बाद लियो सीधे पूछ देता है, ईथन मीडिया ने उस आदमी की फोटो लीक की है जिसके बारे में वो ब्राइड बोल रही थी। वो तुम्हारे जैसा दिखता है, क्या तुम उसे जानते हो? मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। अब मुझे समझ आता है कि सरीना ने इतना बड़ा सीन क्यों किया। वो मुझे ढूंढने के लिए था। मेरे अंदर अजीब फीलिंग उठती है। मैं नीचे देखकर लियो का फोन लेता हूँ। स्क्रीन पर मेरी हाई स्कूल आईडी फोटो थी। पता नहीं किसने लीक की थी। 7-8 साल बीत चुके थे और मेरा लुक थोड़ा बदल चुका था, लेकिन शार्प आइज वाला कोई भी पहचान सकता था कि वो मैं ही हूँ। कमरे में कुछ पल की साइलेंस छा जाती है। थोड़ा सोचने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब सच बता देना चाहिए। हाँ, वो मैं ही हूँ। सरीना मेरी एक्स है। ब्रेकअप के बाद मैंने अपना नाम बदल लिया और विदेश आ गया। अचानक इतना बड़ा गॉसिप सुनकर लियो की आंखें शॉक से चौड़ी हो जाती। व्हाट? लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया था तो वो ऐसा सब क्यों कर रही है? क्या ये तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर रहा? मैं हल्का सा हेल्पलेस होकर सिर हिलाता हूँ। थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन मैं अब अब्रॉड हूँ, शायद सब ठीक रहेगा। लियो का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। लगता है उसने जानबूझकर इतना बड़ा सीन क्रिएट किया ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके और फिर से तुम्हारी लाइफ में घुस सके। ये स्टोरी बहुत वायरल हो रही है। स्कूल में लोग तुम्हें पहचान सकते हैं। अब क्या करेंगे? यही वो चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा वरी कर रही थी। लेकिन लियो को मेरे लिए जेन्युइनली कंसर्न देकर मैं छोटी सी स्माइल फोर्स करता हूँ। इट्स फाइन। उसे नहीं पता मैंने नाम बदल लिया है और ये भी नहीं पता कि मैं विदेश में हूँ। वर्स्ट केस कुछ दिनों तक बाहर मास्क पहन लूंगा, फेस कवर कर लूंगा। बस लियो चुपचाप से हिलाता है। उसका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर वो अपना हैट निकाल कर मुझे देता है। बाहर जाते वक्त ये पहन लेना, फेस भी हाइड हो जाएगा
जाएगा और सन भी ब्लॉक हो जाएगी। मैं हैट ले लेता हूँ, मूड हल्का करने के लिए मजाक में बोलता हूँ, वो बस मेरी एक्स है, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं। लियो तुरंत सीरियस हो जाता है। सेरीना ने इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट पर कंट्रोल खो दिया। कोई भी बता सकता है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। रिसेंटली मैंने बहुत सारी न्यूज देखी है ऑब्सेसिव एक्सेस की। ईथन, सच में डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हारे पीछे ना आ जाए। मुश्किल से 1 महीने से जानने वाला छोटा दोस्त इतनी जेन्युइन चिंता कर रहा था। मेरा दिल थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है। मैं उसके शोल्डर पर हाथ रखता हूँ। मैं उसके साथ 7 साल रहा हूँ। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो इतनी दूर नहीं जाएगी। टेंशन मत लो। मैं ये बात स्माइल के साथ कहता हूँ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अनईजीनेस अब भी। लियो समझ नहीं पाता मुझे कैसे कंफर्ट करे। काफी सोचने के बाद बस इतना कह पाता है, ये फेज भी निकल जाएगा ईथन, तुम ऑलरेडी उस मड से बाहर निकल चुके हो, अब बस आगे देखो। उसकी स्टडी आईज देखकर मेरे दिल की एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। हाँ, वो अनबेरेबल 30 डेज अब खत्म हो चुके थे। अब डरने जैसा क्या बचा था। वेडिंग फियास्को के अगले ही दिन स्टर्लिंग फैमिली ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि सरीना की स्टर्लिंग ग्रुप में सारी ड्यूटी सस्पेंड की जा रही। दूसरी तरफ हेज फैमिली भी अनाउंस कर देती है कि स्टर्लिंग ग्रुप के साथ उनके 3 जॉइंट प्रोजेक्ट्स टर्मिनेट कर दिए गए। मेरे गायब होने के 50वें दिन तक भी सरीना को मेरे बारे में कोई क्लू नहीं मिलता। ऑनलाइन गॉसिप उसके बारे में वाइल्ड तरीके से फैलता रहता है, लेकिन सब सिर्फ उसकी ड्रामेटिक वेडिंग स्कैंडल तक सीमित रहता है। किसी को मेरी लोकेशन नहीं मिलती। मुझे ढूंढने की उसकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन भी धीरे धीरे टाइम के साथ घिसने लगती है। अब वो उस एम्प्टी विला में वापस जाने से भी डरने लगी और सेक्रेटरी के मैसेजेस तक ओपन नहीं करना चाहती। अब सिर्फ ईथन नाम सुनते ही उसका टेम्पर स्नैप कर जाता था। स्टर्लिंग फैमिली ने उसके सारे कार्ड्स फ्रीज कर दिए थे। अब वो पहले की तरह रेकलेसली पैसे खर्च करके अपने पैनिक को नम भी नहीं कर सकती थी। उसकी फ्रेंड्स भी धीरे धीरे होप छोड़ चुकी थी और उसे फैमिली के साथ रिकंसाइल करने के लिए पुश करने लगी। 24 साल की जिंदगी में पहली बार सरीना ने ऐसा डेवस्टेटिंग ब्लो झेला था। वो दिन भर ड्रिंक करती, नशे में चीजें तोड़ती, मेरा नाम लेकर रोती रहती जब तक आवाज बैठ ना जाए, और एंडलेसली रिपेंट करती रहती। लेकिन अल्कोहल सिर्फ कुछ देर के लिए दिमाग सुन कर सकता था। जब होश वापस आता तब उसके सामने वही ब्लीक रियलिटी खड़ी मिलती। दिन ब दिन की इस टॉर्चर ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो वंस प्राउड और रेडियंट वुमन अब कहीं नजर नहीं आती थी। लूनर न्यू ईयर्स ईव की रात सरीना अकेले बार में ड्रिंक कर रही थी। वो अपने फादर के कई कॉल्स रिजेक्ट करती है और आखिर में फोन ही बंद कर देती है। रात के बहुत देर बाद वो लड़खड़ाते हुए घर लौटती है और फिर मुझे याद करने लगती। हर लूनर न्यू ईयर्स ईव पर फैमिली रियूनियन डिनर खत्म होने के बाद वो विला में मेरे पास आती थी। मैं उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता था और हम दोनों साथ में नया साल वेलकम करते थे। हम काउच पर एक दूसरे से सटकर बैठते, बाहर आसमान में फायरवर्क्स देखते और विश करते कि हर साल साथ रहे। अब फायरवर्क्स फिर से आसमान में खिल रहे थे, लेकिन उसके पास सिर्फ एम्प्टी बॉटल से भरा फ्लोर था। विंडो के बाहर की लाइवली वर्ल्ड को देखते हुए सरीना के अंदर एंडलेस लोनलीनेस भरने लगती है। मिडनाइट होते ही वो फोन ऑन करती है और मुझे न्यू ईयर ग्रीटिंग भेजती है। अगले ही पल टेबल पर रखा दूसरा फोन डिंग करता है। वो मेरा पुराना फोन उठाती है, रेड नोटिफिकेशन पर टैप करती है और खुद को रिप्लाई भेज देती है, हैप्पी न्यू ईयर। ये फेमिलियर प्रोफाइल पिक्चर और ग्रीटिंग देखकर सरीना के दिल का दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। अब खुद को कंफर्ट देने के लिए उसके पास सिर्फ यही सेल्फ स्टेज्ड मैसेजेस बचे। और तभी जब वो अपनी सबसे पेनफुल हालत में थी, अचानक उसे मेरे बारे में खबर मिलती है। मेलबर्न में पढ़ने वाली एक फ्रेंड कैजुअली ड्रिंक्स के दौरान मेंशन करती है कि उसने अपने स्कूल में किसी को देखा जो ईथन जैसा दिखता है। ये खबर सरीना को जैसे दोबारा जिंदा कर देती है। वो तुरंत मेलबर्न की टिकट बुक करती है और जाने के लिए उठ खड़ी होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे रोक लेती हैं और हार्श रियलिटी सामने रख देती है। सरीना, अब जब तुम्हें पता चल गया कि वो कहाँ है, वो भाग नहीं सकता, लेकिन सबसे अर्जेंट चीज अभी डेमन है। अगर तुमने उसका मामला सॉल्व नहीं किया तो ईथन तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करेगा। ये वर्ड सीधे उसके दिमाग पर चोट करते हैं। अभी अभी जो एक्साइटमेंट उसके अंदर जागी थी वो फिर से कसकर दर्द में बदल जाती है। वो अपनी खुशी को जबरदस्ती दबाती है और खुद को काम करने की कोशिश करती है। उसकी फ्रेंड्स कई सजेशंस देती हैं, लेकिन कोई भी वर्केबल नहीं लगता। आखिर में सरीना डिसाइड करती है कि वो खुद ही सब खत्म करेगी। वो सीधे हॉस्पिटल जाती है, डेमन का हमेशा के लिए हिसाब खत्म कर। 30 मिनट बाद डाइंग डेमन को देखते हुए सरीना बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज देती है और उसे दर्द में तड़प तड़प कर मरने देने की तैयारी करती है। सरीना कामली खड़ी होती है और अपने लेफ्ट हैंड से खून पहुंचती है, जैसे आसपास का ब्लडी सीन उससे कोई रिलेशन ही न रखता। हाथ साफ करने के बाद वो वॉच देखती है और बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे रखती है उसकी काफ में टेयरिंग पेन दौड़ जाती है। वो घुटनों के बल गिर पड़ती है। चेहरा दर्द से मरोड़ खा रहा था। साइड में देखकर उसे एहसास होता है कि डाइंग डेमन पूरी तरह स्नैप कर चुका था। उसने अपने शरीर में धसी फ्रूट नाइफ खींच ली थी। खून फव्वारे की तरह बाहर निकलता है और उसके गॉन्ड फेस को लाल रंग में रंग देता है। हवा में फैली ब्लड की स्मेल उसकी सेंसेस को और शार्पन कर देती। अब उसकी आंखों में सिर्फ वही वुमन थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यही उसका आखिरी और एकमात्र रिवेंज चांस था। डेमन की आंखें अननर्विंगली क्लियर थीं। वो नाइफ को ऊपर उठाता है और एक के बाद एक डेस्परेट स्क्रीम्स के साथ वार करने लगता है। शुरुआत में शार्प चीखें धीरे धीरे होर्स आवाजों में बदल जाती हैं, फिर वीक विम्पर्स में, और आखिर में सिर्फ गले में अटकी अजीब सी सिस्कियां बचती हैं। सरीना की प्यूपल्स धीरे धीरे फैलने लगती हैं। उसकी भिजी हुई फिस्ट्स खुद ब खुद ढीली पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ डेमन भी अपनी आखिरी ताकत खत्म कर चुका था। उसके हाथ से वेपन क्लैंग की आवाज के साथ फ्लोर पर गिर जाता है। दोनों की बॉडी से बहता खून मिलकर स्मूथ फ्लोर पर डार्क रेड रिवर जैसा फैलने लगता है। दीवार पे लगी क्लॉक की सेकंड हैंड अब भी चलती रहती है। सरीना की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ब्लर होने लगती है। अनबेरेबल पेन भी धीरे धीरे फेड होने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे वो क्लाउड्स के बीच गिर रही है। सामने का सीन धुंधला पड़ता जाता है। बस फ्लिकरिंग ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बचती हैं। उसकी मेमोरीज फ्लैशिंग रील की तरह माइंड में चलने लगती हैं। केयरफ्री चाइल्डहुड,
टीनेज, फर्स्ट लव और फिर डल प्रेजेंट। एक एक करके ब्लैक एंड व्हाइट मेमोरीज गुजरती जाती हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक इंसान कलर में दिखाई देता है। 16 साल का मैं, व्हाइट टक्सीडो पहनकर क्वाइटली पियानो बजाते हुए। 18 साल का मैं, हॉस्पिटल बेड के पास खड़ा अनकंट्रोलेबली रोते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ता हुआ। 23 साल का मैं, ब्राइट रेड रोजेस का बुके लेते हुए आंखों में आंसुओं के साथ उसका हस्बैंड बनने का प्रॉमिस करता हुआ। 24 साल का मैं, पोरिंग रेन में अम्ब्रेला लेकर दूर जाता हुआ, जहां मेरा चेहरा अब साफ दिखाई भी नहीं देता। उस फेडिंग फिगर को देखते हुए सरीना के अंदर की टाइट स्ट्रिंग अचानक शार्प आवाज के साथ टूट जाती है। उसे महसूस होता है जैसे उसके शरीर से कुछ बाहर खींच लिया गया। वो डेस्परेटली उसे पकड़कर रखना चाहती थी, लेकिन पावरलेस थी। उसे अपने स्किन के नीचे बहता खून धीरे धीरे ठंडा पड़ता महसूस होता है। बस एक चीज अब भी वार्म थी, उसकी आंखों के कोनों से गिरते आंसुओं की ट्रेल। दूसरी तरफ मेरे लिए ये पहली बार था जब मैं ब्लेजिंग समर में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था। मैं और लियो दोनों एक्साइटेड थे। मिस्टर और मिसेस लॉसन अपने साथ होम टाउन से ढेर सारी चीजें लाए थे। दोनों लिविंग रूम में स्प्रिंग कपलेट्स और पेपर कटिंग्स लगा रहे थे। पूरा घर फेस्टिव जॉय से भरा हुआ था। इतने सालों बाद पहली बार मुझे सच में न्यू ईयर का एटमॉस्फेयर फील हो रहा था। ग्रैंड माँ के गुजरने के बाद से हर ल्यूनर न्यू ईयर्स ईव मैंने अकेले बिताई थी। सरीना मेरे साथ रहने आती थी, लेकिन हमेशा रात के 8 बजे से पहले चली जाती थी। उसके बाद पूरा घर खाली हो जाता और बाहर की फेस्टिविटीज के बीच मेरी लोनलीनेस और भी इंटेंस लगती। कभी लगा था कि शादी के बाद ये सब बदल जाएगा, लेकिन वो वेडिंग कभी हुई नहीं। उसकी जगह कंपनी के साथ नया साल पहले आ गया। किचन में बिजी मिस्टर लॉसन फ्रेशली फ्राइड मीट बॉल्स और क्रिस्पी पोक की प्लेट लेकर आते हैं। वो मुस्कुराकर मुझे टेस्ट करने को कहते हैं। उनकी आवाज वार्मथ और अफेक्शन से भरी थी। ईथन, ये लियो की फेवरेट डिश। ये कई सालों में मेरा सबसे वार्म न्यू ईयर था। अगले 2 न्यू ईयर्स भी मैं ऑस्ट्रेलिया में ही सेलिब्रेट करता हूँ। हर साल लॉसन फैमिली हमारे साथ सेलिब्रेट करने आती है। जितना ज्यादा टाइम हम साथ बिताते हैं, हमारा रिलेशनशिप उतना ही क्लोज होता जाता है। ग्रेजुएशन वाले साल लॉसन फैमिली परमानेंटली मेलबर्न सेटल हो जाती है। तभी लियो कैजुअली मुझसे पूछता है, क्या तुम्हारा भी यहीं स्टे करने का कोई प्लान है? मैं इस सवाल पर काफी देर तक सोचता रहता हूँ। मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स बैक होम अब अपनी अपनी फैमिलीज शुरू कर चुके थे। मैंने बहुत पहले ही पेरेंट्स से टाइज कट कर दिए थे। वहां ना मेरा कोई प्रॉपर्टी था, ना एसेट्स, ना रिलेशनशिप्स और ना ही करियर फोकस। पर्सनली मैं यहीं स्टे करने की तरफ ज्यादा लीन कर रहा था, इसलिए जॉब ढूंढने के साथ साथ मैंने इमिग्रेशन पेपर वर्क की प्रिपरेशन भी शुरू कर। लॉसन फैमिली ने इसमें मेरी काफी हेल्प की। स्टडीज के दौरान ही अपने स्किल्स की वजह से मैं अच्छा खासा पैसा सेव कर चुका था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक छोटा फोटोग्राफी स्टूडियो खोल लिया। अगले 2 सालों में स्टूडियो धीरे धीरे ग्रो करने लगा। 4 साल बाद मैंने इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली और परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर ली। पेपर वर्क हैंडल करने के लिए जब मैं होम टाउन वापस गया तो काफी पुराने फ्रेंड्स से मिला जिनसे सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। वक्त कितनी जल्दी निकल गया था। हम में से कोई भी अब वैसा नहीं दिखता था जैसा यूथ में दिखता था, लेकिन जैसे ही हम साथ बैठे वही पुरानी इजी फीलिंग वापस आ गई, जैसे अब भी हर बात खुलकर कर सकते हो। नेचुरली सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी मेरी लव लाइफ को लेकर। उनके ईगर एक्सप्रेशंस देखकर मैं ओपनली बता देता हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने 2 लोगों को डेट किया था, लेकिन टाइम के साथ अलग अलग रीजंस की वजह से ब्रेकअप हो गया। मेरी करंट गर्लफ्रेंड से पिछले अगस्त में डेटिंग शुरू हुई। वो मुझसे 2 साल छोटी है, लेकिन बहुत मैच्योर। डेली लाइफ की बातें करते हुए मैं उन्हें फोटोज और वीडियोस भी दिखाता हूँ। स्क्रीन पर हम दोनों को देखकर सबके चेहरों पर रिलीफ दिखाई देता है। थोड़ी और बातें होने के बाद अचानक कोई सरीना का नाम ले लेता है। तुम लोगों ने सुना, अपेरेंटली सरीना मर चुकी है। ये सुनते ही मेरे दिल में हल्का सा झटका लगता है। पिछले कुछ सालों में मैं स्टडीज और वर्क में इतना बिजी रहा था कि होम टाउन की खबरें शायद ही कभी पूछी। जब भी कभी लियो के साथ पास्ट की बातें करता, वो पूरा पीरियड किसी धुंध जैसा लगता, साफ दिखाई नहीं देता। सरीना नाम अब किसी पुरानी फेडेड फोटोग्राफ जैसा बन चुका है, पीला पड़ा हुआ, वक्त के साथ धुंधला। मुझे लगा था कि वो धीरे धीरे उस रिलेशनशिप को छोड़ देगी, फैमिली बिजनेस संभालेगी और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लेगी। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो पहले ही मर चुकी हो। कमरे में कुछ पल की साइलेंस छा जाती। सब केयरफुली मेरा रिएक्शन देखने लगते हैं। मेरे चेहरे पर बस हल्का सा शॉक था और कुछ नहीं। ये देखकर सबकी टेंशन थोड़ी कम होती है और वो आगे बोलते हैं, मैंने भी सुना था ईथन, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन लगा तुम मूव ऑन कर चुके हो इसलिए बात नहीं की। पुरानी दुख भरी बातें छेड़ने का क्या फायदा? कौन सी दुख भरी बातें? सुना है उसने उस डेमन वाले आदमी को बहुत टॉर्चर किया था, फिर उसी ने रिवेंज ले लिया। कर्मा कह लो। इतने सालों बाद मुझे उस आदमी का नाम तक ठीक से याद नहीं आता, बस वही कार क्रैश याद जिसने मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी थी। इसलिए जब मैं सुनता हूँ कि वो दोनों लोग जिन्होंने मेरी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल दी थी आखिर में ऐसे खत्म हुए, तो दिल में हल्की सी मेलनकली होती है। लेकिन वो फीलिंग भी बस एक पल की। आखिर वो लोग और वो घटनाएं बहुत बहुत पुराने समय की बातें बन चुकी।